हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 21। पूरे 20 दिन हो गए हैं हमें अपना हिंदी का सिलेबस रिवाइज करते हुए। इन 20 दिनों में मैंने जो 14-15 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज देख लेते हैं जल्दी से आज की वीडियो में मैंने कौन सा चैप्टर आपके लिए लिया है। जहां कोई वापसी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक प्रश्न आप ज़रूर मान के चल सकते हैं। इसका हम करेंगे सारांश, मुख्य बिंदु डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी समस्याओं को उठाया गया है। उसके बाद व्याख्या के पर्पज से मुख्य बिंदु डिस्कस करेंगे और सारांश डिस्कस करेंगे। प्रश्न उत्तर है और एक क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम का कि विशेष लेखन किसे कहते हैं। तो ये है आज की वीडियो का मैटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चलिए पाठ की बेसिक जानकारियों से शुरू करते हैं। पाठ है हमारा जहाँ कोई वापसी नहीं। लेखक है निर्मल वर्मा, शैली है यात्रा वृतांत और भाषा है शुद्ध हिंदी। इसके मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फैक्ट से भरा हुआ है, कहानी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। लेकिन इसमें जो समस्याएं डिस्कस की गई हैं वो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आप पढ़ते आए हो उन समस्याओं के बारे में। पर्यावरण संबंधी समस्याएं इसमें डिस्कस की गई हैं, तो कोई ऐसी नई जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है जिनको आपको रट्टा मारना पड़े। हालांकि फैक्ट ज़्यादा है, तो एमसीक्यू के पर्पज से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको थोरोली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। चलिए हम देखते हैं व्याख्या के पर्पज से, इस चैप्टर को समझने के पर्पज से इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे मेन समस्या जो इसमें डिस्कस की गई है वो है विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश। कैसे हम विकास करने के चक्कर में अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको नष्ट करते जाते हैं और फिर वहां से हम कोई वापसी नहीं ले सकते। चैप्टर का नाम जो है जहां कोई वापसी नहीं, यानी हमने प्रकृति को कई बार इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि उसको हम वापस नहीं कर सकते, उसको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। तो विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं या उसका जो नुकसान कर रहे हैं, ये इस चैप्टर का केंद्रीय भाव है, ये इसकी मुख्य समस्या है। अगला है पर्यावरण विनाश से विस्थापन। एक जगह को जब उजाड़ दिया जाता है तो वहां रहने वाले लोग, वहां रहने वाले जीव जंतु भी उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं, उनका भी विस्थापन हो जाता है। ये समस्या भी इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद लेखक का जो संदेश है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए। औद्योगिकीकरण से मनुष्य के परिवेश, संस्कृति, आवास स्थल को भी परेशानी होती है। उद्योग लगाना ठीक है क्योंकि विकास के लिए वो ज़रूरी माना जाता है, आत्मनिर्भर होने के लिए ज़रूरी माना जाता है कि हम तरक्की करते रहें, उन्नति करते रहें। लेकिन उससे मनुष्य के परिवेश यानी आसपास के वातावरण को, संस्कृति को, रहने की जगहों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगला मैसेज है लेखक का, किसी की नकल करने से पहले अपने आसपास की परिस्थितियों को ज़रूर देखना चाहिए। और पर्यावरण को जब हम नष्ट कर देते हैं तो इसको वापस दोबारा से वैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। आपने संसाधनों वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 8th क्लास में हम पढ़ते हैं किस तरीके के संसाधन होते हैं, किसको बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता, किसको बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। तो ये उस तरीके की बात है कि इतना भी हम नष्ट ना कर दें कि उसको दोबारा से ठीक ना किया जा सके या अगली पीढ़ियों के लिए हम कुछ छोड़ के ही ना जाएं। ये हमारी मेन समस्याएं थी इस चैप्टर की। चलिए सारांश देख लेते हैं कि किस तरीके से लेखक ने ये यात्रा वृत्तांत या लेख लिखा है। टाइम उसने बताया है 1983, 1983 में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के नवागांव क्षेत्र में लेखक जाता है। आपको सिंगरौली नाम जरूर याद रखना है, या आगे पीछे के नाम आप स्किप कर सकते हो। तो सिंगरौली जो है एरिया है, जिला है मध्य प्रदेश का, ये आपको नाम याद रखना है। लेखक वहां क्यों जाता है? लेखक एक एनजीओ से जुड़ा था, उस एनजीओ का नाम है लोकायन, और उस एनजीओ ने सर्वे करना था कि जब औद्योगिकीकरण होता है, उद्योग लगाए जाते हैं, तो उन उद्योगों का पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है, कितने घातक होते हैं पर्यावरण के लिए। उस एनजीओ को ये सर्वे करना था। अब लेखक उस एनजीओ से जुड़ा है। लेखक जो है आता है उस एरिया में, नवागांव क्षेत्र में। नवागांव में कुल 18 गांव है। इनमें से एक गांव का नाम है अमझर, जहाँ की मेन स्टोरी है, जहाँ के लोगों के जीवन पर रिसर्च करनी है लेखक को। तो अमझर में आता है। अमझर के नाम को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि अमझर गांव का नाम अमझर क्यों पड़ा। उस गांव में कभी आम के इतने पेड़ होते थे कि वो आम पेड़ों से झड़कर नीचे गिरे रहते थे, इसलिए उस गांव का नाम भी अमझर पड़ गया। उस अमझर गांव में उसके बाद एक अमरोली प्रोजेक्ट आ गया। अमरोली प्रोजेक्ट जो है एक विद्युत परियोजना, यानी बिजली लगाने का प्लांट, बिजली लगाने का एक प्लान आ गया सरकारी, तो उसे नाम दिया गया
अमरोली प्रोजेक्ट जो है अमझर में बिजली लगाने का एक काम, सरकारी काम था। तो उस अमरोली प्रोजेक्ट के आने के बाद से गांव जो है उजड़ने लगा। क्यों उजड़ने लगा? क्योंकि जब से ये डिक्लेयर हो गया कि यहाँ बिजली का कारखाना लगने वाला है, बिजली का प्लांट लगने वाला है, तब से लोग जो है उस गांव को धीरे धीरे छोड़ के शिफ्ट होने लगे। अमझर गांव के बाद लेखक अपने विचार देता है कि कई आंदोलन हमने ऐसे पढ़े हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं। टिहरी गढ़वाल का उदाहरण देता है, चिपको आंदोलन आपने सुना होगा। तो उन उदाहरणों को देकर के लेखक ये कहता है कि वहाँ लोगों ने पेड़ों के लिए आंदोलन किया, अमझर के पेड़ लोगों को बचाने के लिए आंदोलन करते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमझर गांव के जो आम के पेड़ हैं वो लोगों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये लेखक के विचार हैं। हो सकता है कि लोग जो है गांव को छोड़कर चले गए हैं, गांव में सूनापन आ गया है, आम के पेड़ों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा, तो ऐसा लग रहा होगा कि वो भी आंदोलन कर रहे हैं पेड़ गांव को बचाने के लिए। उसके बाद इस अमझर गांव की समस्या को डिस्कस करने के बाद लेखक विस्थापन वाली समस्या पर आ जाता है। विस्थापन यानी विस्थापन का अर्थ हम मान के चलते हैं किसी बसे बसाए को उजाड़ना। लोग सिंगरौली में बसे हुए हैं, अमझर गांव में बसे हुए हैं, लेकिन वहां कोई बिजली का प्लांट लगना है तो उस गांव को खाली किया जाना है। तो जब वो गांव छोड़कर कहीं जाएंगे तो वो उसको हम विस्थापन कहेंगे। तो गांव से विस्थापन के बाद शहरों में लोग कैसे जीते हैं? गांव में अपना उनका घर है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें अपना जिस तरीके से भी रहते हैं खुशी खुशी अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब इन लोगों को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा तो शहरों में छोटे गंदे बदबूदार कमरों में, छोटी कॉलोनियों में इनको रहने को मजबूर होना पड़ेगा। उसके बाद लेखक कंपेयर करता है गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी। शहर में बिल्कुल नरक जैसी परिस्थितियों में रहने को मजबूर होंगे और गांव में कितने अच्छे साफ शुद्ध वातावरण में वो रह रहे हैं। गांव में धान के खेतों का वर्णन है, उसमें काम करती औरतों का वर्णन है कि कैसे वो पानी में घुस करके खेतों में धान की रोपाई कर रही है। लेखक की चिंता ये है कि ये स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वातावरण जो है औद्योगिकीकरण के नीचे दब जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा अगर यहाँ प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो। उसके बाद ये लोग जो है अपने गांव को भूल जाएंगे और कुछ दिनों तक हो सकता है ये लोग याद रखें, उसके बाद ये भूल जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इनके बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी अपने पैतृक गांवों को नहीं देखा होगा। ऐसे लोगों को लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। शरणार्थी हम उनको कह सकते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी जगह जाकर के रहने को मजबूर हो जाएं, दूसरों की दया पर रहने को मजबूर हो जाएं, उनको हम शरणार्थी कह सकते हैं। तो ये गांव वाले जो हैं ये अपना अच्छे से रह रहे हैं गांव में, गांव के शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन सरकारी परियोजनाओं की वजह से इनको यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा और फिर ये सारी उम्र जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में जाते रहेंगे और शरणार्थियों की तरह रहते रहेंगे। क्योंकि कहीं बाहर से आए हुए लोगों को जल्दी से बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हमेशा बाहर से आया हुआ मानते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा शरणार्थियों वाली जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे। इन लोगों को लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। आधुनिक शब्द जोड़ दिया, आधुनिक यानी आधुनिकीकरण के चक्कर में, उद्योगों को लगाने के चक्कर में ये शरणार्थी बन गए हैं। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं से जब लोग गुजरते हैं तो स्थिति सामान्य होने के बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ पर विस्थापन बताया गया है कि विस्थापन अगर प्रकृति के कारण होता है, कोई बाढ़ वाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के जाने के बाद, उस आपदा के शांत होने के बाद लोग अपने गाँव में वापस आ सकते हैं। लेकिन उद्योग लगाने के कारण अगर गांव उजड़ गए फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वापस लौटने का। उसके बाद लेखक जो है बताता है कि सिंगरौली का जो एरिया है मनुष्य की नासमझी का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बहुत अच्छे एरिया को उजाड़ करके और उसमें जो है ढेर सारी परियोजनाएं लगा दी गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा दिए गए। लेखक का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो है ऐसी जगहों पर लगाए जाने चाहिए जहाँ की ज़मीनें उपजाऊ ना हो, ताकि थोड़ा नुकसान जो है प्रकृति को कम हो सके। इतना बताने के बाद लेखक बताता है कि सिंगरौली का जो एरिया है इसकी प्राकृतिक संपदा कितनी घनी है, कितनी ज़्यादा है। सिंगरौली प्रदेश में खैरवार जाति के लोग रहते हैं और कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ हैं, यानी पूरा जंगल है और पूरी प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ सिंगरौली एरिया है। पहाड़ी हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जंगल है और उन सब से घिरा हुआ, उन सब के बीच में सिंगरौली नामक जिला है।
आगे इसकी भौगोलिक स्थिति को थोड़ा और डिस्कस किया गया है कि इसका पुराना नाम शंगावली है। इसको काला पानी भी लोग कहते हैं। घनी प्राकृतिक आबादी है। यह घनी प्राकृतिक संपदा ही इसके लिए अभिशाप बन गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसकी प्राकृतिक संपदा जो है इसके लिए अभिशाप कैसे बन गई, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया बहुत घनी प्राकृतिक संपदा है, जंगल है, नदियाँ हैं, खनिजों के भंडार हैं और पहाड़ हैं। तो ये प्राकृतिक संपदा से भरपूर एरिया था और जितना ज़्यादा भरपूर था उतना ही ज़्यादा इसको नष्ट कर दिया गया। नष्ट कैसे कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार पाए गए और कोयले के विशाल भंडार पाए गए तो सरकार को यहाँ बिजली बनाने का प्लांट लगाने का प्लान आया कि आसपास में पानी भी है, आसपास में कोयला भी मिल गया तो यहीं के यहीं जो है बिजली परियोजनाएं बना देते हैं। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र था ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहाँ ताप विद्युत ग्रह की पूरी श्रृंखला बना डाली गई और बाद में पता चला कि विकास जो है इतना भारी भी पड़ सकता है। उसके बाद लेखक डिस्कस करता है इस विकास का दूसरा पहलू कि अंग्रेज जो है 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन फिर भी अपनी अंग्रेजी संस्कृति को हमारे ऊपर पूरी तरह से नहीं थोप पाए थे। हमने अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा, अपने गांवों में बचा करके रखा, लेकिन भारत की सरकार क्या कर रही है? ये गांवों को ही नष्ट करने पर तुली हुई है। यानी बाहरी लोगों से हमने अपनी संस्कृति को बचाए रखा और अपने ही लोगों से संस्कृति को नष्ट होने का पूरा पूरा खतरा है। प्राकृतिक धरोहरों में ही संस्कृति बसती है। एक मेन क्वेश्चन बनता है कि हम अपनी प्रकृति को नष्ट करते हैं तो संस्कृति को नष्ट कैसे करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है। तो प्राकृतिक धरोहर जो होती हैं वो हमारी संस्कृति होती है। भारत ने विकास के लिए पश्चिम की नकल की, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत ने विकास के चक्कर में पश्चिमी देशों की नकल की। यहाँ हम गलती कर गए। नकल करते समय मनुष्य के प्रकृति से जो रिश्ते थे और मनुष्य के संस्कृति से जो रिश्ते थे वो सारे हमने समाप्त कर दिए। यानी हमने अपनी प्रकृति को नहीं देखा, अपनी संस्कृति को नहीं देखा, हमने पश्चिमी देशों की नकल करके अपने यहाँ ढेर सारे उद्योग धंधे जो लगा लिए, उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा और हमारी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा। आगे लेखक का मानना है कि विकास होना चाहिए, विकास करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके, अपने पर्यावरण को ध्यान में रख करके। हमें अपनी विरासत को नष्ट करके विकास नहीं करना है। अगर जड़ों को खोद देंगे, जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कितना ऊंचा उठ पाएंगे? बहुत ज़्यादा आगे तक हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को संभाल करके रखना है, अपनी संस्कृति को संभाल करके रखना है। ये था आज का हमारा चैप्टर। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सारे फैक्ट इसमें भरे पड़े हैं, कहानियाँ नहीं हैं। इस चैप्टर को मैंने अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है और इस चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न उत्तर, आशय स्पष्ट करने वाले, व्याख्या वाले, टिप्पणियों वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं एक अलग वीडियो में, 2 अलग अलग वीडियोज़ में। वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। किसी को और ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर समझना है तो वहाँ से समझ लेंगे। हालांकि चैप्टर बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये वाली समस्याएं हम बहुत क्लासों से, कई क्लासों से डिस्कस करते आ रहे हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और उनसे जुड़ी समस्याएं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। पहला प्रश्न, अमझर से आप क्या समझते हैं और इस गांव में अब सूनापन क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उतना ही आसान सा प्रश्न है। थोड़ी सी भूमिका बता करके हम अमझर बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि गांव में सूनापन क्यों है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली नाम का एक जिला है जिसमें एक गांव है, गांव का नाम अमझर है। इस गांव का नाम अमझर इसलिए पड़ा क्योंकि आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ और उन पर इतने आम लगते थे कि वो झड़ झड़ कर नीचे पड़े रहते थे। फिर एक ऐसा समय आया जब इस गांव में अमरौली विद्युत परियोजना की घोषणा कर दी गई। गांव वालों को गांव खाली करना था, इसलिए अब उस गांव में अधिकतर सूनापन दिखाई देता है। लोग समय रहते ही जिसको जैसे टाइम मिला वो धीरे धीरे गांव छोड़ करके शिफ्ट करते गए, इसलिए जो है अमझर गांव अब सूना पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है? इसमें सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए, मैं भूल गई हूँ इसमें लिखना। शरणार्थी हम उनको कहते हैं जब लोग जान बचाने के लिए अपनी जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जा करके और दूसरे लोगों की दया पर जीवित रहते हैं, तो वो हो जाएगा शरणार्थी। आगे है, किसी जगह रहने वाले लोग जब किसी सरकारी काम के कारण अपनी जगह से उजाड़ दिए जाते हैं तो वो लोग देश के बाकी हिस्सों में जाकर बस जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर औद्योगिकीकरण के कारण होता है, जिसमें कभी सड़क बना रही है सरकार, कभी बांध बना रही है, कभी कोई उद्योग लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, कभी कोई हवाई अड्डा लगा रही है, बना रही है। तो ऐसे कामों के कारण सरकार जो है ज़मीन ले लेती है
लोगों की और उनको जो है थोड़ा बहुत मुआवजा दे देती है, तो वो लोग देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी नए निर्माण के कारण लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता है। ऐसे लोग बाकी सारी जिंदगी शरणार्थियों की तरह गुजारते हैं। लोग अपना गांव छोड़ करके चले जाएंगे। अब सारा गांव एक जगह जाकर तो बसेगा नहीं, कोई कहीं जाकर बसेगा, कोई कहीं जाकर बसेगा, तो बाकी लोगों से दबकर एक प्रकार से रहना पड़ेगा। जिस तरीके से वो गांव में रहते थे मिलजुल कर भाईचारे से, वो चीज़ें उन्हें पूरी जिंदगी कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाकी लोग उनको बाहर से आया हुआ समझेंगे। जहाँ भी जाकर के बसेंगे तो उनको बाहर से आया हुआ समझेंगे। तो इस तरीके से ये लोग जो है आधुनिकीकरण के कारण आधुनिक भारत को बनाने के चक्कर में शरणार्थी बन जाते हैं और शरणार्थियों जैसा किसी और की दया पर जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? विस्थापन का अर्थ है बसे हुए को उसकी जगह से उजाड़ना। स्थापना होता है कि किसी नई चीज को स्थापित करना, और विस्थापन उसका विपरीतार्थक हो जाता है किसी बसे बसाई को उजाड़ना। विस्थापन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है प्रकृति द्वारा विस्थापन। इसमें कोई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, अकाल, सुनामी, भूकंप, इनकी वजह से व्यक्तियों को जो है अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ता है। उसके बाद है मानव निर्मित विस्थापन। इसमें कोई निर्माण कार्य हो रहा है, मनुष्यों की वजह से बाकी मनुष्यों को जाना पड़ रहा है, तो उसको हम मानव निर्मित कहते हैं। जैसे सड़क बन रही है, बांध बन रहे हैं, या कोई परियोजना है, या हवाई अड्डों का निर्माण है, या कोई बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ और शहर बसाए जा रहे हैं। इस तरीके के निर्माण कार्यों की वजह से व्यक्तियों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बसना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के विस्थापन में अंतर है। प्राकृतिक विस्थापन में जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। उनकी ज़मीनें वहीं होती हैं, आकर के वो दोबारा से उसको ठीक करके रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित विस्थापन में वापस आने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब तक वो वापस आएंगे वहाँ कुछ और बन चुका होगा और उनकी ज़मीनें नहीं बचेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इसमें बस दो फैक्ट हैं, आप थोड़ा सा कर लेंगे तो ये नहीं रहेगा कि हमने इसको छोड़ दिया। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी समस्याएं और चिंताएं अलग अलग हैं। उस महाद्वीप की परेशानियां, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, हमारी कंडीशंस अलग हैं, इसलिए उनकी समस्याएं अलग हैं और हमारी समस्याएं अलग हैं। पहले देखते हैं यूरोप की क्या समस्या है। यूरोप ने अपने महाद्वीप में विकास के नाम पर पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर दिया। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने यहाँ उद्योग स्थापित कर दिए कि उन्होंने अपने पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर दिया। अब यूरोप के सामने एक समस्या है कि प्रकृति और मनुष्य में कैसे तालमेल बिठाए। प्रकृति और मनुष्य का जो तालमेल है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। अब उनकी ये मेन समस्या है कि कैसे जो प्रकृति का उन्होंने नाश कर दिया है उसको कैसे बैलेंस में लाए, कैसे उसका सामंजस्य बिठाए। यानी उनकी समस्या है मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य बिठाना। जबकि भारत ने यूरोप की नकल की। भारत के सामने क्या समस्या है? उसने मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति, इन तीनों का जो तालमेल था उन तीनों को नष्ट कर दिया है। यूरोप में संस्कृति वाला मैटर नहीं है, केवल मनुष्य और प्रकृति है। भारत में मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति भी है। संस्कृति क्यों आ गई हमारे यहाँ? क्योंकि हमारे देश की प्रकृति जो है संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो हमारी और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? उन्होंने केवल अपनी प्रकृति को नष्ट किया, हमने अपनी प्रकृति प्लस संस्कृति को नष्ट कर लिया। लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेखक के अनुसार भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा। जब भारत को आज़ादी मिली तब उसने जल्दी से विकास करने की सोची। एक लंबे समय तक भारत गुलाम रहा, लेकिन जैसे ही आज़ादी हमें मिली हमने सोचा जल्दी से हम विकास कर लेते हैं। जितने दिन हम गुलाम रहे उसको हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, जल्दी से हम बाकी देशों के समक्ष खड़े हो जाते हैं, उनके साथ आ जाते हैं। तो हमने जल्दी से विकास करने की सोची। तो जल्दी से विकास करने के लिए हमारे पास कोई मॉडल तो था नहीं, हमने पूरी तरह से कोई रिसर्च भी नहीं की, हमने मतलब इस दिशा में काम नहीं किया कि कैसे जल्दी से विकास करें। हमने केवल पश्चिमी देशों की नकल कर ली कि वो कैसे, उन्होंने कैसे विकास किया, हम भी वैसे ही कर लेते हैं। तो हमने पश्चिमी देशों की नकल कर ली। नकल करने से पहले हमने अपनी और उनकी परिस्थितियों की तुलना भी नहीं की, और पश्चिमी देशों की अंधाधुंध नकल करने के कारण हमने अपने पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा लिया।
ये हमारी ट्रेजेडी रही। ट्रेजेडी कहते हैं दुखद घटना को, यानी आज़ादी हमें मिल गई, आज़ादी हमें मिलने के बाद भी हमने अपने पर्यावरण को नष्ट कर लिया, दूसरे देशों की नकल करके जल्दी से विकास करने के चक्कर में। आज़ादी मिलने का कुछ अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए था और हमने अपने पर्यावरण पर गलत इम्पैक्ट डाला, गलत प्रभाव डाल दिया। ये हमारी ट्रेजेडी थी। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया है कि औद्योगिकीकरण जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। कैसे? किसी भी देश के विकास के लिए औद्योगिकीकरण बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किसी देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है कि हम किसी दूसरे देशों से सामान खरीद करके लाएं, उससे अच्छा है उस चीज़ को हम अपने देश में बना लें, अपने देश में कारखाने लगा लें। तो उससे क्या होगा, हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, महंगे दामों पर चीज़ों को नहीं खरीदना पड़ेगा। तो औद्योगिकीकरण इसलिए ज़रूरी है। लेकिन हमने अपने देश में औद्योगिकीकरण करने से पहले पूरी तरह सोच विचार नहीं किया और अपने पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा दिया। प्राकृतिक संपदा से भरे क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा दिए। जैसा सिंगरौली का उदाहरण था कि कोयले मिल गए, पानी मिल गया, तो वहीं के वहीं इतने संपन्न क्षेत्र को हमने उजाड़ दिया, सिर्फ इस मेहनत से बचने के लिए कि कोयलों को खोद कर कहीं और ले जाना पड़ेगा, वहाँ पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में हमने आसपास के एरिया को ही उजाड़ करके वहीं पर बिजली के प्लांट लगा दिए, जबकि इन्हें रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जा सकता था। इस वजह से औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट देश के सामने पैदा कर दिया है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा इसके लिए अभिशाप कैसे बन गई, ये हमें बताना है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संपदा मौजूद है। ये क्षेत्र जो है पहाड़ियों, झरनों, नदियों, जंगलों और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। कोयले के भंडार मिले हैं, वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही सरकार और उद्योगपतियों की नज़र इस एरिया के प्राकृतिक खजाने पर पड़ी, यह खजाना इस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया। यहाँ कोयले के विशाल भंडार पाए गए, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से उजाड़ करके यहाँ पर विद्युत परियोजनाएं लगा दी। देश के एक बड़े हिस्से की बिजली की ज़रूरत पूरी करने का इंतज़ाम तो कर दिया, लेकिन ये क्षेत्र जितना प्राकृतिक संपदा से भरपूर था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। भारत की प्रकृति और संस्कृति आपस में कैसे जुड़ी हुई है? आंसर देखते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में बार बार ये आया है कि हमने अपनी प्रकृति को तो नष्ट किया ही है, संस्कृति को भी नष्ट कर दिया है। तो इसमें हमें बताना है कि हमारी प्रकृति संस्कृति से कैसे जुड़ी हुई है। हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमने उद्योग लगाने के चक्कर में प्रकृति को तो नष्ट किया ही, संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। उत्तर देखते हैं। संस्कृति का अर्थ है हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, रहन सहन का तरीका, धर्म और मान्यताएं। यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे त्योहार हैं, हमारे रहने के तरीके हैं, हमारी भाषा है, हमारे धर्म है, हमारी मान्यताएं हैं, उन सब से मिलकर के हमारी संस्कृति बनती है। भारत की प्रकृति संस्कृति में बहुत गहराई से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? हम अपने सभी त्योहारों में पेड़ पौधे, नदी, जानवर, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, इन सबको शामिल करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने सारे त्योहारों में, सारे धार्मिक कार्यों में, सारे शुभ कार्यों में प्रकृति को शामिल करते हैं। यदि हम आधुनिकीकरण के कारण अपनी प्रकृति को नष्ट करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को ही खतरे में डाल रहे होते हैं। यदि हमने किसी तरीके से प्रकृति को नष्ट कर दिया तो एक तरीके से हम संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण तो ये था हमारा डे 21 का चैप्टर, जहाँ कोई वापसी नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी वाले हमने डिस्कस कर लिए हैं। पीछे वाले जो व्याख्या वाले और आशय स्पष्ट करने वाले थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि चैप्टर को डिस्कस करते टाइम हमने सारे मुख्य बिंदु डिस्कस कर लिए हैं। भाषा इतनी मुश्किल है नहीं कि आपको अगर इसमें से कुछ लाइनें उठाकर दे दी गई तो आपको समझ नहीं आएंगी। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भाषा इसकी आसान है, सिंपल शुद्ध हिंदी है, इसलिए वो वाले प्रश्न मैंने छोड़ दिए। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि एक नज़र उनको भी देखना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उसको आगे से स्किप करके और पीछे पीछे से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं, आशय वाले हैं, व्याख्या वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अभिव्यक्ति और माध्यम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष लेखन किसे कहते हैं? एक पूरा आपका अलग से चैप्टर है विशेष लेखन के बारे में। तो विशेष लेखन जानते हैं सबसे पहले कहते किसको है?
जनसंचार माध्यमों में समाचारों के अलावा कई प्रकार के लेख होते हैं। पूरा एक समाचार पत्र जो है उसमें केवल खबरें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे विभिन्न विषयों पर लिखे जाते हैं ढेर सारे लेख। समाचार पत्रों में सिनेमा, खेल, व्यापार, मनोरंजन आदि के अलग अलग पेज होते हैं। तो समाचार पत्रों में जो ये वाले पेज होंगे ये खबर नहीं इनको कहेंगे, इनको हम समाचार नहीं कहेंगे। इनमें छपने वाली सामग्री जो है समाचार से कुछ अलग होती है, इनकी भाषा और शैली भी अलग होती है। इसी को हम विशेष लेखन कहते हैं। यानी समाचार पत्र में समाचारों के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें छपती हैं जिसका लिखने का तरीका समाचारों से बहुत अलग होता है, उसकी भाषा भी अलग होती है। इसको हम विशेष लेखन कहते हैं। विशेष लेखन की अगर हम परिभाषा देखें एमसीक्यू के पर्पज से, तो विशेष लेखन का अर्थ है किसी विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन। यानी नॉर्मल से थोड़ा सा अलग अगर हम कुछ लिखते हैं किसी टॉपिक पर तो उसको हम विशेष लेखन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो विषय विशेषज्ञ यानी किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जब किसी विषय पर सामान्य से हटकर और सामान्य से बढ़कर कुछ लिखते हैं तो उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। यानी एक नॉर्मल समाचार तो एक सूचना हो गई, लेकिन अगर किसी टॉपिक पर कोई एक विषय का एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो नॉर्मल कुछ नहीं लिख रहा, नॉर्मल से हटकर और नॉर्मल से थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ लिखता है तो उसको हम विशेष लेखन कहते हैं। और बिल्कुल सरल भाषा में कि ये समाचारों से अलग होते हैं, इनकी भाषा कुछ अलग है, इनकी शैली कुछ अलग है। तो ये था आज का हमारा डे 21 का रिवीजन। आई होप आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बने रहिए मेरे साथ, कल दोबारा से मिलते हैं किसी नई चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।